गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे कि देश की कौन कौन सी कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ मिलकर उत्पादन शुरू किया। ट्राई एंड फाउंड आउट विच इंडियन कंपनीज हैव ट्राइड अप विद कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर प्रोडक्शन। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। Establishment of industries is related to government policy too। उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है ना। हमने बताया था कि हर सरकार की अपनी एक अलग पॉलिसी होती है। इफ़ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डज नॉट हैव लिबरल टर्म फॉर इंडस्ट्रीज, यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना में उदारता नहीं होती, उदारता सरकार अगर नहीं दिखाती है तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट विल नॉट चूज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट इन कंट्री वेयर द पॉलिसीज आर फिक्सेबल। तो उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीति लचीली होती है। वेयर गवर्नमेंट इंटरफिरेंस is minimum and where basic facilities such as labor, electricity and transport is organized। तो जहाँ शासन अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, जो टैक्स है वो भी कम से कम लगाए, और जो एक फैसिलिटी होती है सड़क, बिजली, यातायात, है ना, ट्रांसपोर्ट की सुविधा सरकार अगर देती है उसे ही औद्योगिक नीति कहा जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब अपन पढ़ेंगे नई औद्योगिक नीति का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 3 मेन पॉलिसी बताया गया है। फर्स्ट, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स मेकिंग इजी द रूल्स एंड प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग लीकनेस एंड परमिट। उदारीकरण का अर्थ है नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस, परमिट, राज को कम करना, है ना। लाइसेंस दिया जाता है कि आप एक जगह से दूसरे स्थान जा सकते हो, तो उसको कम किया जाता है। सो डैट फॉरेन कंपनी सेट अप फैक्ट्री इन इंडिया यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जिससे क्या होता है, विदेशी कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी या तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सके, क्योंकि अपन को पहले से ही पता है कि इंडिया भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पीछे है। तो विदेशी कंपनियां आएंगी, सरकार उदारीकरण बताने से नई कंपनी आकर यहाँ पर कारखाने लगाएंगे। दिस सेटअप वाज टेकन टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 7-5 ईयर प्लान। तो पहले ये औद्योगिकरण विकास के लिए जो किया गया उपाय है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में अपनाया गया था। इट वॉज फर्दर प्रमोटेड इन द 8th 5 ईयर प्लान। तो सरकार हर साल 5 वर्षीय योजना बनाती है। 5 वर्षीय योजना में सरकार ने देश के लिए क्या क्या काम किया उसको बताया जाता है। तो देश की आज़ादी से लेकर अब तक 8वीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी है ना। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस नीति को अपनाई गई थी। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और भी अधिक प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट, प्रिविलेजेशंस मतलब निजीकरण। सेलिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट प्लेयर बाय द गवर्नमेंट इज प्रिविलेजेशन। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचना, है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रिविलेशंस मतलब निजीकरण। बिकॉज ऑफ डिक्लिंग प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, डिमांड अरोज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स is also to close down public enterprise chronically in laws। तो हम विगत साल से क्या देख रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा दिया गया है। घाटे में चल रहे हैं जितने भी उपक्रम हैं ये बंद होने की स्थिति में हैं, उसकी मांग तेज़ी से बढ़ने लग गई है ना। टू
solve the connect problem in the public sector enterprises, government adopted the policy of disinvestment for public sector। तो जो घाटे में चलती है सरकार, उसके समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या करती है, आर्थिक सुधार लाती है। आर्थिक सुधार के दौरान क्या होगा, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसमें विनिवेश की नीति अपनाई जाती है। मतलब शेयर मार्केट एक प्रकार से करना चाहिए, वो उस नीति को सरकार अपनाती है। इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मार्ग खोल दिया जाता है। एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस गवर्नमेंट बिगन टू सेल अ पार्ट ऑफ पब्लिक enterprise. As a result, participant of private sector in management increased and additional resources could be generated. इससे इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण भी हुआ है। तो ये कहलाता है निजीकरण। इसका मतलब ये है कि जितने भी सरकार है, जो उपक्रम होते हैं, है ना, अगर वो लास्ट में चलती है तो सरकार उसको किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे देती है कि आप इसका रख रखाव करो और कुछ हिस्सा है वो गवर्नमेंट को दो। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशंस, मतलब वैश्वीकरण। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिंस द 1980 एंड 1950, नॉट जस्ट कैपिटल बट सर्विस, लेबर and resources began to freely move from one country to another। तो 1980 से 1990 के दशक में शुरू हुई थी वैश्वीकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या कहा सकते हैं कि कोई भी जो देश है, पूंजी के साथ साथ वस्तुएं, सेवाएं, जो भी लेबर होते हैं, है ना, उसको क्या कर सकते हैं लोग, एक ही स्थान से दूसरे स्थान ला सकते हैं। बट सर्विस, लेबर एंड रिसोर्सेज बिगेन टू फ्रीली मूव फ्राम वन कंट्री टू अनदर। तो पैसे के साथ साथ श्रमिक होते हैं, सेवाएं होती है, जो संसाधन होते हैं, उसको एक दूसरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक लाया ले जा सकता है। द मेन स्ट्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज ऑन इंक्रीजिंग कंपेटेंट बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल फर्म्स। तो वैश्वीकरण का जो जोर है घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में है। हमारे यहाँ जो घरेलू सामान बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसको विदेशों में ले जाकर बेचा जा सकता है। विदेशों में जो मटेरियल बनते हैं उसको यहाँ आकर बेचा जा सकता है ना। वैश्वीकरण को हम दो तरह से समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन इनटू टू वेज। फर्स्ट, एन इनकम एंड पॉलिटिकल प्रोसेस अंडर विच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम इंटरनेशनल बैरियर इन मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, थॉट and culture were reduced so that all these could be exchanged across the world without hindrance। इसका मतलब यह है कि एक आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। जो भी सामान प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको बांटना और डिस्ट्रीब्यूट करना, वो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। अर्थात देशों के बीच उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचारों व संस्कृति के आवागमन व लेन देन में जो बाधाएं थी, है ना, कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते, हमारा सामान आपके यहाँ नहीं बेच सकते, वो सबको ख़त्म कर दिया गया ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों का बेरोक टोक लेन देन हो सके। ये फर्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण का, एग्ज़ाम में आता है। सेकेंड, पॉलिसी टू इनहैंस इंडस्ट्रियलिज्म विच वी आल्सो कॉल लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियाँ सुझाई गई है उसमें हमें उदारीकरण दिखाना है। उदारीकरण की नीतियाँ भी कहते हैं। उदारीकरण में भाई आपको टैक्स में थोड़ा सा छूट देना है ना, उनको आने जाने में ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाना है, ये कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजर इंडस्ट्रीज रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत के वृहद औद्योगिक प्रदेश। हमारे यहाँ पहले बहुत पिछड़ा हुआ था भारत, पर जहाँ जहाँ पर सी पोर्ट है ना, वो प्रदेश अभी भी बहुत डेवलप है कुछ क्षेत्रों में। तो इसमें एक एक पॉइंट आपको बताते जाएंगे। मुंबई में
क्या औद्योगिक प्रदेश है, क्या क्या इंडस्ट्रीज वहाँ खुले हुए हैं। हुगली में, कलकत्ता में क्या है, बेंगलुरु में क्या है, ये आपको एक एक बताते जाएंगे। नेक्स्ट बता रही हूँ द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली औद्योगिक प्रदेश। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द रीजन हैज़ बीन मच स्लोअर देन मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। हालांकि ये औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई के इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन यह भी भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश में इसकी गिनती है। बट इट इज़ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल जोन। दिस रीजन extend as a narrow belt running along the river Hooghly with the Kolkata Howrah as its nucleus. Hooghly is the spine of this region. तो हुगली नदी के दोनों ओर इस प्रदेश में, यहाँ पर मेन रिवर यहाँ का हुगली है, तो इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ है। कलकत्ता और हावड़ा को इस प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। इस प्रदेश में हुगली को इस प्रदेश की रीढ़ की रूप में चिन्हित किया गया है। रीढ़ की हड्डी को शरीर के पार्ट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। वैसी यहाँ पर हुगली नदी है, वहाँ पर जो बना हुआ है उसको चिन्हित किया गया है ना। और यहाँ क्या क्या कारखाना क्या क्या होंगे तो आपको पता ही है। इस उद्योग में प्रमुख केंद्र क्या है, हल्दिया, श्री रामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नेहाटी, टीटागढ़, सातपुर, बजबज, बिरलापुर, बंसेरिया आदि यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे उद्योग हुआ है, उद्योग धंधे खोले गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप क्या हुआ है, काटन इंडस्ट्री, वो जूट ज़्यादा पाया जाएगा। आपको पता ही है जूट के लिए कैसा चाहिए, एटमॉस्फेयर, ज़्यादा पानी चाहिए। बे ऑफ बंगाल से जो नदियाँ हैं वो यहीं जाकर गिरती है, इसलिए जूट का अधिक उत्पादन होता है। तो 70% जूट के जितने भी सामान बनते हैं वो इसी प्रदेश से आते हैं, है ना। और कोलकाता एवं टीटागढ़ में कागज़ का तैयार किया जाता है, जबकि महीन सूती के जितने भी वस्त्र हैं 25 इंडस्ट्रीज कोलकाता में हैं। और देश में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। तो हमने देखा जूट उद्योग के लिए, काटन के लिए, है ना। और इसके अलावा और बहुत सारे सामान यहाँ बनती है, जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, डीजल एवं विद्युत ऊर्जन, डीजल पंप सेट, बिजली की मोटर की पंखे, मोटर गाड़ियाँ, पेट्रोल, रसायन, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर भी बनाए जाते हैं। तो देश का सबसे बड़ा मोटर बनाने का कारखाना आपको पता ही है, हिंद मोटर्स उत्तरपाड़ा में स्थित है। हिंद मोटर्स है जो भारत में सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, मोटर बनाता है, वो यहीं लोकेटेड है। इंडियाज़ अर्लीस्ट आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड वाज लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश। गार्डन रिच शिप बिल्डिंग कंपनी मेक ए वैरायटी ऑफ वारशिप, कार्गो शिप, फिशिंग ट्रेवलर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कोलकाता की गार्डन रिच फैक्ट्री नौसैनिक, मछली पकड़ने और सामान ढोने, अन्य प्रकार के जलयान बनाने में भी विख्यात है। जो हल्दिया है, हल्दिया इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर एंड पेट्रोकेमिकल सेंटर। और हल्दिया को देश के सबसे बड़े तेल शोधक कारखाना और पेट्रो रसायन के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेंगलुरु और कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड कोयम्बटूर इज़ चीफ इंडस्ट्रीज सेंटर ऑफ तमिलनाडु। तो बंगलोर है कर्नाटक की राजधानी है और कोयम्बटूर इसका पड़ोसी राज्य जो तमिलनाडु का औद्योगिक केंद्र है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस ए लॉन्ग स्ट्रिप बिटवीन द टू सिटीज़। इन दो शहरों के बीच में, कौन कौन, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ का मेन इंडस्ट्रीज क्या रहेगा, दिस रीजन इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ काटन, यहाँ कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है।
छोटे छोटे आसपास के गांव में भी यहाँ पर वस्त्र निर्माण का कार्य होता है। स्मॉल गारमेंट्स यूनिट्स हैव स्प्रंग अप इन टाउन एंड विलेज ऑफ दिस रीजन। तो छोटे छोटे गांव में भी कपड़े बनाए जाते हैं। तो पूरे देश का कॉटन टेक्सटाइल्स इज़ द प्राइम इंडस्ट्रीज ऑफ रीजन। 20% ऑफ ऑल यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु। तो पूरे देश का 20% जो धागा है वो तमिलनाडु में बनता है, और वो सिर्फ कोयम्बटूर में ही सूती वस्त्र की 91 मिलें हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोयम्बटूर बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा कॉटन वस्त्र के कारखाने हैं। इसी प्रकार और भी कंपनियां हैं, अपन जानते हैं ना, हिंदुस्तान वायुयान कंपनी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय दूरभाष लिमिटेड, भारतीय विद्युत उपकरण, इंफोसिस, विप्रो लिमिटेड, ये सब यहीं पाए गए हैं। तो जिसका शॉर्टकट है उसका फुल नेम आपको याद रखना है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HMT मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HTL मतलब हिंदुस्तान टेलीफोन लिमिटेड। ये सब आपको नाम याद रहना चाहिए, फुल फॉर्म है ना। हिंदुस्तान पावर, इंक्यूबेंट, इंफोसिस, विप्रो लिमिटेड, ये सब नामी कंपनियां हैं। और इसके अलावा यहाँ बस की बॉडी, कांच के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र, रेल के डिब्बे बनाने की भी कारखाने, क्रॉकरी, कॉटन गारमेंट्स एंड रेल कोच इंडस्ट्रीज। इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर एंड पेट्रोलियम प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड इन चेन्नई इन द रीजन। और पेट्रोलियम संयंत्र सेलम में यहाँ पे लौह इस्पात और उर्वरक का कारखाना है। एक ऐसा जो अपन बर्तन यूज़ करते हैं, है ना, जो थाली गिलास रहता है, उसके बहुत बड़े कारखाने हैं। सेलम के नाम से एक लौह इस्पात कारखाना है, वो यहीं सब बन कर आते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सब उद्योग धंधे के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप उनके बारे में पूछ सकते हो कि आप कैसे सामान लाओगे, ले जाओगे, है ना। तो ये इसके लिए जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आजकल हम देख रहे हैं कि सूचना तकनीक है वो बहुत महत्वपूर्ण होते जा रही है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी वर्क राउंड द क्लॉक। और आज की वास्तविकता क्या है, कंपनी के काम 24 घंटे संचालित होते हैं। कंपनियां वो बंद होती नहीं, दिन और रात चलते हैं। हाउ डज हैज़ हैपन, वो कैसे संभव हो सकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क और भारत के बेंगलुरु की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, उन्होंने समझौता किया है कि वे न्यूयॉर्क में दिन के समय ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करेंगी, तब भारत में रात होगी, और अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वे अपने काम के परिणाम बेंगलुरु को भेजेंगी। इस प्रकार एक नेट फैला हुआ है बेंगलुरु और USA के बीच। इंडिया टू वर्क टुगेदर ऑन ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। इस प्रकार के संवाद कार्य से आसान करते हैं। इस प्रकार से मानो दोनों में क्या होता है, आजू बाजू के कार्यालय में बैठे हैं, ऐसा टाइप से काम होता है। अब नेट में हम देख सकते हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, देख ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। वैसे ही विदेशों के साथ होने लगे हैं। यह वर्तमान में एक प्रकार से क्या हो गया, जो भूमंडल है वो उद्योग बन गए, कारखाना समान हो गया है। ये किसके कारण हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। ये प्रौद्योगिक परिवर्तन ही कहा सकते हैं इसको, जिसके कारण सब परिवर्तन आया है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। तो गुजरात इंडस्ट्रियल में भी दो सबसे प्रमुख शहर आते हैं, अहमदाबाद और बड़ोदरा। Ahmedabad and Vadodara as a result of which is also known as Ahmedabad, Vadodara and Industrial Region. The main industrial center are Rajkot, Surat, Vadodara, खेरा, आनंद, है ना, और भरूच, गोधरा, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अहमदाबाद हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें दिखाई देती है। सूरत हैज़ डायमंड कटिंग, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज।
सूरत में हीरे की कटिंग, सोने चांदी के जेवर, वस्त्र के उद्योग भी अधिक विकसित हैं। डेयरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमोनेट इंडस्ट्रीज इज आनंद। जो आनंद में डेयरी उद्योग प्रमुख है। जो अपन डेयरी का जितना भी प्रोडक्ट बनता है, घी, चीज़, बटर, है ना, वो सब अहमदाबाद से आते हैं। अहमदाबाद आल्सो हैज़ इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन एंड अदर इंडस्ट्रीज। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि के भी कारखाने हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल। अब द रीजन स्पैन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल थ्रू दामोदर वैली। दामोदर वैली पश्चिम बंगाल से लेकर दामोदर घाटी, सिंहभूम तथा उड़ीसा तक फैला हुआ है छोटा नागपुर। विच इज़ वाई इट आल्सो कॉल राउरकेला जमशेदपुर इंडस्ट्रियल रीजन। इसलिए इसे राउरकेला जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो सिंहभूमि का क्षेत्र है इन आयरन और कॉपर, यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए प्रसिद्ध है ना। एंड दामोदर वैली इन कोल, दामोदर वैली कोल के कारण फेमस है। विच इज़ वाई स्टील प्लांट्स वेयर सेट अप द जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर आदि भी यहाँ पे लौह उद्योग के नाम से विकसित हैं। द रीजन हैज़ वेरी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में सीमेंट, डालमिया में, है ना, डालमिया और जपला में पाया गया है। और फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक उद्योग कहाँ बनते हैं, सिंदरी में। इस प्रकार छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल को भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विशाखापट्टनम और गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। दिस इंडस्ट्रियल रीजन एक्सटेंड फ्रॉम विशाखापट्टनम टू प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। तो यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर प्रकाशम जिले तक स्थित है। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन मेनली डिपेंड ऑन द टू पार्ट्स। तो दो भाग में इसको बांट दिया गया है विशाखापट्टनम को। फर्स्ट विशाखापट्टनम, दूसरा है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम दो पोर्ट का नाम है। पेट्रोलियम एंड कोल रिजर्व वेयर फाउंड इन द गोदावरी बेसिन। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व कोयले मिलते हैं। दिस इज़ वाई द रीजन हैज़ ए लार्ज स्टील प्लांट। विशाखापट्टनम में लौह इस्पात के भी कारखाने हैं, है ना। शिपयार्ड बनता है यहाँ पर। शिपयार्ड लिमिटेड एट विशाखापट्टनम प्रोड्यूस वारशिप, जहाँ पोत बनते हैं। द रीजन आल्सो हैज़ टेक्सटाइल्स। यहाँ चीनी उद्योग के कारखाने, क्या क्या कारखाने देखिए, जूट, पेपर, फर्टिलाइज, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज। यहाँ चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग भी पाए गए हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंद्री, गुंटूर, एलरू आदि यहाँ के मेन इंडस्ट्रियल सेंटर हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ इंडस्ट्रियल। अब दो तीन शहर को मिलाकर आसपास के एरिया है उसको कवर कर रहा है। ये दिल्ली के आसपास के शहर हैं, है ना। गुड़गांव जाओगे, मेरठ है, ये सब कहाँ पे आते हैं, दिल्ली में आते हैं। दिस रीजन इज सेपरेट इन टाउन्स अराउंड दिल्ली। गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अम्बाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत यहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ भी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पाए गए हैं। द रीजन इज लोकेटेड फार अवे फ्राम द मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज एंड देयरफॉर। तो यह प्रदेश खनिज स्रोतों से काफ़ी दूर है, अतः यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, इलेक्ट्रिकल, होजरी, ट्रैक्टर, साइकिल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ये सब यहाँ पर बनते हैं। और इसके अलावा यहाँ क्या क्या बनते हैं, द सहारनपुर हैज़ पेपर इंडस्ट्रीज। सहारनपुर में बहुत बड़े कागज के उद्योग का कारखाना है। द मेन इंडस्ट्रीज इन गुड़गांव आर ऑटोमोबाइल, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड पीबीओ। पीबीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। गुड़गांव में बहुत प्रमुख ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पीबीओ हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल
औद्योगिक क्षेत्र। दिस रीजन इज लोकेटेड इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला, यह केरला के छोर पर स्थित है ना। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरला में है। इसका जो विस्तार है तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुजा, एर्नाकुलम, त्रिचूर जिलों में है। यह प्रदेश के प्रमुख जितने भी ये प्रदेश हैं वो खनिजों से काफ़ी दूर हैं, है ना, क्योंकि सी पोर्ट के पास है। अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादक के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर ज़मीन खुदाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे समुद्र इलाका ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, है ना। तो कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, रबर, पेपर, फिश प्रोसेसिंग, कॉटन फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल आर मेन इंडस्ट्रीज ऑफ द एरिया। इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, मछली पर आधारित उद्योग, नारियल से उत्पादित सामान, ये सब यहाँ पर बनते हैं। अब छत्तीसगढ़ आ जा रहा है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा इंडस्ट्रियल रीजन। तो छत्तीसगढ़ के ये 4 मुख्य शहर हैं, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा। दिस इंडस्ट्रियल रीजन इन छत्तीसगढ़ हैज़ माइनिंग एंड माइन डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। तो छत्तीसगढ़ में यह स्थित औद्योगिक क्षेत्र मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित है। जैसे हमने बताया था, भिलाई स्टील प्लांट में क्या मिलेगा आपको? स्टील, है ना। द भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप अंडर 3rd 5-year प्लान विद सोवियत रूस के साथ। जब हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था तो भिलाई स्टील प्लांट की कारखाना की स्थापना हुई थी। किसके साथ? सोवियत रूस ने इसमें हमारा हेल्प किया था। भिलाई इज ऑन कोलकाता मुंबई रेलवे रूट इन द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यह संयंत्र मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में है ना। और यहाँ पर क्या ज़्यादा पाए गए हैं? लौ एस्क पाए गए हैं। इसके आगे जाओगे जब दल्ली राजहार की पहाड़ियों में तो आपको आयरन ओर ज़्यादा मिलता है। 97 किलोमीटर साउथ ऑफ भिलाई। कोल इज सोर्सेड फ्रॉम माइन इन कोरबा। वैसी कोयला कोरबा और झारखंड की झाड़ियों से आता है। अदर मिनरल टू आर फाउंड इन नियर बाई एरियाज। मेनी स्मॉल यूनिट्स हैव sprung up in the area supply spare parts and other item to the steel plant। इसके साथ साथ जितने भी संयंत्र के कोकल पुर्जे उपकरण की आपूर्ति करने में ये सब कोरबा है, भिलाई है, वो मदद करता है। अब भारत में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है? बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी, मतलब बाल्को को ही का फुल फॉर्म है। ये कब बना था? 27 नवंबर 1965 में। इसके उत्पादन, इसके अतिरिक्त सरगुजा कम्बाइंड पार्ट है, अमरकंटक आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर बॉक्साइट मिला है। बाल्को आल्सो हैज़ कैप्टिव बॉक्साइट माइंस। बॉक्साइट भी जरूरी है ना। बॉक्साइट से क्या बनता है? हमने पढ़ा था, एल्युमिनियम बनता है। तो ये बाल्को में बनता है। और यहाँ पे आसपास, कोरबा के आसपास बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो छत्तीसगढ़ भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी में, आयरन ओर में और बॉक्साइट में पीछे नहीं है। ओके। With a view to push industrial development, the government in 2007 has decided to develop industrial corridor. Under the Delhi-Mumbai Industrial Corridor project, at large investment region has been declared. The detail are as follow। तो 2007 में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, आय में बढ़ोतरी, रोजगार के प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के लिए एक नीतिगत पहल की है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक जितने भी गलियारे हैं उसको 8 भागों में सरकार ने घोषणा कर दी है। 8 निवेश क्षेत्रों की घोषणा की है। तो इसमें फर्स्ट है अहमदाबाद, सेकंड है सेंद्रा, थर्ड है मनेसर, फोर्थ है खुसगेड़ा, 5वां है पीथमपुर, 6 है दादरी, 7th है जोधपुर। तो 7 भाग में बांट दिया गया सरकार ने, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा सकते हो ऐसा बताए गए हैं। अब मेन आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण के क्या प्रभाव हैं, क्या फ़ायदे पड़ते हैं, क्या फ़ायदे हुए, है ना। जितने कारखाने खुलेंगे तो इसके फ़ायदे तो होंगे। अब इसको आप ज्योग्राफी की भाषा में लिखना है। देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लीड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट वेरी लो कास्ट। उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफ़ी सस्ते दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध होता है ना। अगर सामान ज़्यादा होगा तो सस्ते में बिकेगा। दिस मेक्स गुड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है। अगर आसपास फैक्ट्री है तो पैसा ज़्यादा आएगा, वहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे तो रहन सहन में बदलाव देखा जाएगा, जीवन स्तर काफ़ी चेंजेस हो जाएगा। थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे ग्राहकों को कई प्रकार के सामान मिल सकते हैं, उनको विविधता दिखी जाएगी सामानों में, है ना। जो जिसके पास कम पैसा है वो थोड़ा कम रेट वाला सामान खरीद सकता है, जो इकोनॉमिक दृष्टि से सक्षम है वो हाई रेट वाला सामान खरीद सकता है। तो इसमें क्वालिटी देखी जाती है। थर्ड, डिसर्व कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट विच गिव्स मैनी चॉइस टू द कंज्यूमर। फिर आ रहा है इंटेलिजेशन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। अब रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अगर आसपास कारखाने खुलेंगे तो लोग चाहते हैं कि आसपास ही हम सर्विस करें, और कारखाना वाले भी चाहता है कि आसपास के लोगों को ले, तो इसलिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीके से विकास होता है। जल्दी से तेज गति से चलने वाले वाहनों का खोज किया जाएगा, है ना। ये भी एक देन है औद्योगिकरण की। नेक्स्ट, रिसोर्सेस आर यूटिलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जितने भी मिनरल्स पाए गए हैं, रॉ मटेरियल, उसका उपयोग कैसे होगा, जब कारखाने होगा तभी सबका उपयोग कर सकते हैं, है ना, तो यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट आएगा इंटेलिजेशन लीड्स टू फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो। विदेशी मुद्रा की कमाई होती है, अपन बाहर भेज सकते हैं, तो बाहर को पता है आपको, बाहर की जो करेंसी है उसका रन रेट ज़्यादा है, तो फायदा होगा इससे, है ना। तो औद्योगिकरण के प्रभाव है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न करोगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नॉट जस्ट एडवांटेज बट हैज़ आल्सो डिसएडवांटेज। आपको पता है कुछ भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, खासकर कारखानों में, है ना। कारखानों में इतने सारे फायदे हुए, उसके साथ साथ प्रकृति की दृष्टि से पर्यावरण संबंधी समस्याएं आ जाएंगी, है ना। न्यूमरस एनवायरमेंट प्रॉब्लम अराइज आउट ऑफ इंटेलिजेशन इंडस्ट्रीज आर रॉ मटेरियल एंड पावर। उद्योग में उपयोग किए गए कच्चे माल, शक्ति के संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए क्या होता है, कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है ना। ज़्यादा खुदाई करने से भी नुकसान होता है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है। तो रॉ मटेरियल लीड्स टू एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल इफ्लूमेंट pollute air, water and soil creating loss of environmental problems। और कारखाने बनाए जाएंगे तो आसपास की ज़मीन को, जो जंगल है, फॉरेस्ट लगे हुए हैं, उसकी कटाई की जाती है ना, तो उससे भूमि का क्षरण होता है, संसाधन के समाप्त होने का भय बना रहता है। और मेन क्या रहा है, आफ्टर अ पॉइंट लैंड ट्रांसपोर्टेशन लेबर पावर वाटर एक्सेट्रा बिकम एक्सपेंसिव। और इसके साथ साथ कारखानों से जितने निकलने वाले धुएं हैं, गंदा पानी है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सभी छोटे बड़े नगर हैं, औद्योगिक नगर से ग्रसित हो रहे हैं। इस तरह तेज़ी से गति होने वाले औद्योगिकरण पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में जाने जा रहे हैं। वो पर्यावरण को प्रदूषित करने की जननी माना गया है औद्योगिकीकरण को, है ना। और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि बिजली, परिवहन, जितने भी मजदूर हैं, लेबर हैं, वो महंगे भी होने लगते हैं, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। समटाइम्स लेबर ऑर्गेनाइज एंड निगोटिएटिव एंड दिस लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ वर्क। तो मजदूरों की हड़ताल आदि की समस्याएं होने लगती है,
तो उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है। ऑल दिस फैक्टर प्रोम्पोन इंडस्ट्रीज टू शिफ्ट द इंडस्ट्रीज टू अनदर लोकेशन। तो दूसरे जगह चले जाएगा, वहाँ पर हड़ताल वड़ताल करेंगे, पानी की कमी पाई गई या कुछ हुआ तो दूसरे जगह वो शिफ्ट हो सकता है। तो कई बार सरकार को क्या किसी खास नगर में उद्योग लगाने के लिए मना भी कर देती है, जिससे वहाँ उद्योग नहीं लग पाते हैं, है ना। तो सरकार के ऊपर है कि कहाँ पर कारखाने लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो इस लेसन में हमने औद्योगिकरण के बारे में पढ़ा, भारत में औद्योगिकरण की क्या क्या नीति हैं, कौन कौन मेन शहर है जहाँ पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज पाए गए हैं, और मिनरल के बारे में पढ़ा, मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, यूसेस ऑफ मिनरल, मिनरल का क्या क्या उपयोग होता है। इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। ओके।